जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दूं, हमने अपने चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की कक्षाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रारंभ किया है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो हमारा बिंदु है वह है संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता है। चलो शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो है प्रश्न पेपरों में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको समझना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि इन 5 पॉइंट्स में जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए इन 5 पॉइंट्स में मैं संविधान की प्रस्तावना को क्लियर कर दूंगा और उसके बाद जो भी प्रश्न पेपरों में आप आएंगे एक भी नहीं छूटेंगे। मगर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि हम रटने पर ध्यान न दें, हम जो है वो समझने पर ध्यान दें। आज का संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है जो है प्रस्तावना की परिभाषा, दूसरा पॉइंट है प्रस्तावना का स्रोत, तीसरा पॉइंट है प्रस्तावना के प्रमुख अंश, चौथा पॉइंट है प्रस्तावना के संबंध में विवाद और पांचवा पॉइंट है प्रस्तावना में संशोधन। तो शुरुआत करते हैं संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। पहला पॉइंट हमारा है यानी प्रस्तावना की परिभाषा। आपको बता दूं, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। आपका संविधान कैसा है ये सब बातों का वर्णन जो है वो बहुत ही छोटे रूप में प्रस्तावना में दिया गया है। यानी प्रस्तावना में उन बातों का वर्णन है जो संविधान में कंप्लीट रूप से दिए गए। यानी अगर आप प्रस्तावना को समझ देते हैं तो आपको संविधान को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी आप साधारण भाषा में कहेंगे कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। आपको बता दूं, अनेक विद्वानों ने संविधान की प्रस्तावना की महत्ता के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मैं उन विद्वानों के नाम आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि पेपरों में कई प्रश्न जो है इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। तो पहले विद्वान हैं N.A. पालकीवाला। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है। यानी अगर आपको संविधान को समझना है तो आप प्रस्तावना को समझ लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान जो है वो संविधान के बारे में हो जाएगा। दूसरे विद्वान हैं K.M. मुंशी। आपको बता दूं, K.M. मुंशी जो थे वो संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य थे और उन्होंने जो है वो प्रस्तावना की महत्ता के बारे में कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है। यानी जिस तरीके से जन्मपत्री से पूरे इंसान के जीवन के बारे में पता लगाया जाता है, उसी तरह प्रस्तावना के द्वारा जो है वो संविधान के बारे में पता लगाया जा सकता है। तीसरे जो विद्वान है उनका नाम है ठाकुरदास भार्गव और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये 3 मुख्य विद्वान हैं जिन्होंने प्रस्तावना की महत्ता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। और वो कौन सी बातें हैं मैंने आपके सामने रखी हैं। पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही, किसने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा या फिर आत्मा कहा? यह है ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है? वो है K.M. मुंशी। और किसने कहा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? ये है N.A. पालकीवाला। अब आज का हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रस्तावना के स्रोत। यानी हमने प्रस्तावना कहां से ली, हमारी प्रस्तावना बनी कैसी। दूसरा जो हमारा पॉइंट आज का है वो है प्रस्तावना के स्रोत। मैं इसे मिटा देता हूं। प्रस्तावना के स्रोत। देखो, हमारी जो प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसका जो मुख्य स्रोत है यह है उद्देश्य प्रस्ताव। एक स्रोत है उसका जो है उद्देश्य प्रस्ताव। आप इस उद्देश्य प्रस्ताव को पहले भी समझ चुके हैं। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखा था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में संविधान की प्रस्तावना का कई भाग बनाया दिया गया। यानी बहुत बड़े हिस्से पर जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया और वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना बन गया। दूसरा पॉइंट स्रोत के अंतर्गत, दूसरा पॉइंट है स्रोत के अंतर्गत जो प्रस्तावना का विचार है कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना होनी चाहिए, वो विचार हमने जो लिया वो है USA के संविधान से हमने विचार लिया। समझे, USA के संविधान से हमने विचार लिया। और जो प्रस्तावना की भाषा है, तीसरा पॉइंट है जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आप जानते हैं
हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का कई हिस्सा विदेशी संविधान से लिया गया, यानी कई देशों के संविधानों से लिया गया है। इसलिए हमने प्रस्तावना को भी जो है वो उसका जो विचार लिया वो यूएसए के संविधान से लिया, जबकि उसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली, और जो हमारी प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव का काफी भाग है। तो आपको स्रोत समझ में आ गया होगा कि हमने प्रस्तावना को जो है वो कहां से लिया। हमारा तीसरा पॉइंट है प्रस्तावना के प्रमुख अंश, यानी मैं आप इसमें जो चर्चा करने वाला हूं वो है प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण भागों के बारे में। प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यानी संविधान सभा वालों ने प्रस्तावना में लिखा कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, और कौन बनाना चाह रहे हैं? हम भारत के लोग। यही पेपर में पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है, तो होती है हम भारत के लोग। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। वो अपने देश के अंदर जो भी पॉलिसी बनाना चाहता है उसके लिए स्वतंत्र है, अपने देश की बाहर यानी विदेश नीति जो बनाना चाहता है उसको बनाने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। उसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा पॉइंट आता है कि भारत को हम समाजवादी बनाना चाह रहे हैं। सर ये समाजवादी क्या होता है? सोशलिस्ट। आपको बता दूं समाजवादी जो है, देखो दुनिया में जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, एक शासन व्यवस्था है पूंजीवादी और दूसरी है समाजवादी। समाजवादी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, समाजवादी उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां उत्पादन के साधनों पर यानी प्रोडक्शन की जो यूनिट्स होती हैं उस पर सरकार का कब्जा होता है, यानी सरकार का नियंत्रण होता है, उसे हम कहते हैं समाजवादी। मगर भारत में जो है वो उत्पादन के जो साधन हैं उन पर सरकार का भी कब्जा है और कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट लोगों के हाथ में। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है, लिखा हुआ तो है समाजवादी, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित समाजवादी है। आप इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भारत को समाजवादी बनाना चाहते हैं, मतलब यहाँ के उत्पादन के साधनों पर सरकार का जो है वो कब्जा होगा, यानी समाज का कब्जा होगा, समाजवादी। तीसरा उन्होंने पॉइंट कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहते हैं। ध्यान से सुने, धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष को आप अंग्रेजी में सेक्युलर बोलेंगे, यानी ऐसा स्टेट जहां धर्म जो है वो व्यक्तिगत विषय है, सार्वजनिक विषय नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश का जो है कोई भी धर्म जो है वो राज्य धर्म नहीं है, यानी हमारा देश किसी भी एक धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से उनका सम्मान करता है, उनको डोनेशन देता है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब है हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो हम भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष बनाना चाह रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। सर ये लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतंत्र आपके पास अब्राहम लिंकन की वो है कि जनता द्वारा जनता पर शासन, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। वैसे दुनिया में दो प्रकार के लोकतंत्र हैं, मगर हमारा जो लोकतंत्र है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता पर शासन करते हैं। लोकतंत्र असली में है ही वही कि जनता के प्रतिनिधि जब जनता पर शासन करते हैं उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया भारत का जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम भारत को लोकतंत्र बनाना चाह रहे हैं, डेमोक्रेटिक बनाना चाह रहे हैं। तीसरा पॉइंट है भारत गणराज्य होगा। कैसा होगा? लोकतांत्रिक तो होगा मगर गणराज्य होगा। चलिए गणराज्य क्या होता है? अंग्रेजी में रिपब्लिक कहते हैं। गणराज्य ऐसे देश को कहते हैं जिसका संवैधानिक प्रमुख, जैसे हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, तो जिस देश का संवैधानिक प्रमुख जो है वो वंशानुगत नहीं चुना जाता है। ध्यान से सुने, वंशानुगत नहीं चुना जाता है बल्कि जो है वो जनता द्वारा चुना जाता है, उस ऐसे देश को कहते हैं गणराज्य। जैसे मैं ब्रिटेन की बात करता हूं, ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है मगर वहां का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राजा है और वो वंशानुगत चुना जाता है। इसलिए ब्रिटेन लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है, लोकतांत्रिक राजतंत्र है वहां, क्योंकि वहां राजा प्रमुख होता है, वो वंशानुगत आता है। मगर भारत गणराज्य है,
क्योंकि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं है, बेटे का बेटे का बेटा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है पहले, इससे पहले राष्ट्रपति कोई और रहे, बाद में कोई और चुने जाएंगे। तो मैंने प्रस्तावना के प्रमुख अंश को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। हम भारत के लोग भारत को कैसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अब बात करते हैं प्रस्तावना के उद्देश्य के बारे में। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों को न्याय प्रदान करना है, स्वतंत्रता प्रदान करना है और समता प्रदान करना है। यानी न्याय, जस्टिस प्रोवाइड करना है, फ्रीडम प्रोवाइड करना है और समता प्रोवाइड करना है। न्याय के अंतर्गत जो है प्रस्तावना का उद्देश्य अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रोवाइड करना है, आर्थिक न्याय प्रदान करना है और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। आपको बता दूं, ये जो न्याय का प्रोविजन है वो हमने रशिया की क्रांति से लिया है। अब एक एक बारे में बात कर लेते हैं। प्रस्तावना का उद्देश्य अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करना है। सामाजिक न्याय मतलब रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, इसी को कहा गया है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब नागरिकों को उनकी संपत्ति की सुरक्षा की जो है पूरी गारंटी दी जाएगी, आर्थिक आधार पर उनका कोई शोषण न हो इसकी पूरी गारंटी जाएगी, उसी को कहा गया आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि प्रत्येक नागरिक को जितने भी जो राजनीतिक अधिकार है वो उनको मिलेंगे, जितनी भी जो सरकारें हैं उन तक अपनी आवाज पहुंचाने का पूरा अवसर उनको दिया जाएगा, तो उसे आपने कहा राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना के अंतर्गत अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात की है, यही पहला उद्देश्य उनका। दूसरा है स्वतंत्रता। जो प्रस्तावना के अंतर्गत 3 प्रकार की मुख्य रूप से स्वतंत्रता है: विचार अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि प्रत्येक नागरिक जो है वो अपने मन में जो भी उसके विचार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप इसे पढ़ते हैं, वो आप अपने मन के विचारों को जो है जनता तक पहुंचा सकते हैं या आप दुनिया के सामने रख सकते हैं। इसी को कहा गया विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये भी प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत है कि हम नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे। आप एक बात जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19A में भी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी विचार अभिव्यक्ति की जो है वो बारे में कहा गया है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विचार अभिव्यक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा कहां वर्णित है, तो वो प्रस्तावना में भी उसका वर्णन किया गया। धर्म की स्वतंत्रता, मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत जो है वो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। यहां भी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या फिर आप किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना सकते हैं, ये आपके लिए धर्म की स्वतंत्रता। और विश्वास या उपासना की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं या उस धर्म के अनुसार पर्टिकुलर जो है वो उपासना कर सकते हैं यानी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता के अंतर्गत जो प्रस्तावना के उद्देश्य हैं वो 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता। अब आता है समता यानी इक्वालिटी क्या दी गई है। आपको प्रतिष्ठा, आपकी जो इज्जत है, आपकी जो प्रतिष्ठा है उसे बनाए रखने के लिए आपको समान अवसर दिया जाएगा। एक तो है प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समानता। देखो संविधान के अनुच्छेद 16 जो मूल अधिकारों के अंतर्गत है उसमें भी ये अवसर की स्वतंत्रता दी गई है, यानी जो जितने भी सरकारी पद होंगे या जितनी भी सरकारी जो नियोजन होगा उस नियोजन पर आप अपनी योग्यता अनुसार उन पदों पर बैठ सकते हैं, यानी अवसर आपको जो है वो समान रूप से दिए जाएंगे। तो प्रस्तावना के उद्देश्य के अंतर्गत हमने कहा कि न्याय नागरिकों को मिलेगा, स्वतंत्रता नागरिकों को मिलेगी और समता जो है वो नागरिकों को मिलेगी। अब प्रस्तावना का लास्ट अंश है वो है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित है। प्रस्तावना का जो अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है वो है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम जो है वो दृढ़ संकल्पित है। ये संविधान बनाने वाले प्रस्तावना में लिख रहे हैं कि हम अपने देश के लिए ऐसा संविधान बनाने वाले हैं।
तो राष्ट्र की एकता को हम बनाए रखेंगे, यानी यूनिटी को बनाए रखेंगे, उसकी अखंडता को, उसे कोई तोड़े ना, उसकी जो प्राचीन काल से अखंडता चली आ रही है, इंटीग्रिटी को जो है उसको बनाए रखेंगे, और बंधुत्व भाईचारे को बढ़ाने के लिए जो है हम जो है दृढ़ संकल्पित हैं, हम लगातार प्रयास करेंगे, हम दृढ़ संकल्पित हैं, हम ये काम करेंगे कि लोगों में आपस में भाईचारा बना रहे। तो प्रस्तावना के प्रमुख अंश के अंतर्गत हमने 3 मुख्य रूप से बातों को पढ़ा, और वो 3 खंड जो है हमने उन पर चर्चा करी। अब प्रस्तावना के अनुसार एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में शक्तियों का मुख्य स्रोत क्या है। तो अब प्रस्तावना की शुरुआती देख रहे होंगे, लिखा हुआ हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना के अनुसार शक्तियों का जो मुख्य स्रोत है वो है भारत की जनता। अब आज का चौथा पॉइंट है प्रस्तावना के संबंध में विवाद। प्रस्तावना के संबंध में विवाद से मेरा मतलब है कि समय समय पर एक विवाद उठता रहा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजनों में यह बताने की कोशिश करी है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। देखो 1960 में बेरुवाड़ी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आपको बता दूं, यही प्रश्न जो था वो उत्तराखंड पटवारी परीक्षा जो 2023 में हुई उसमें प्रश्न पूछा गया था कि किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इसका सही उत्तर होता बेरुवाड़ी बनाम भारत संघवाद में। 1973 में एक वाद आया केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में। आपको बता दूं, ये आज तक की इस वाद के अंतर्गत सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 13 जजों की बेंच बैठी थी, और इस बेंच ने डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो था अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। और एक बात जो महत्वपूर्ण कही सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंतर्गत, वो कही कि जिस तरीके से आप संविधान के अन्य भागों में संशोधन कर सकते हैं उसी तरह आप प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। तो 2 बातें हुई, प्रस्तावना संविधान का भाग है और जो संसद है वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। तीसरा जो वाद जो महत्वपूर्ण रहा, 1994 में एक वाद आया जिस वाद का नाम था एसआर बॉम्बे। एसआर बॉम्बे, ध्यान से सुने, एसआर बॉम्बे। एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघवाद में 1994 में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। आप प्रस्तावना की मुख्य बातों को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये मुख्य रूप से मैंने कहा प्रस्तावना के संबंध में विवाद, इसके बारे में मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग डिसीजन दिए। बेरुवाड़ी बनाम भारत संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। जबकि एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघवाद में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। अब आज का 5वां पॉइंट है वो है प्रस्तावना में संशोधन। देखें 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, और इसी के तहत 1976 में, ध्यान से सुने, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। और उस समय जो थी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनकी सरकार थी, और उन्होंने इस संशोधन द्वारा, देखो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, और इस संशोधन द्वारा उन्होंने प्रस्तावना में 3 मुख्य बातों को जोड़ा जो मैं पिछले अंश में कह चुका हूं। उन्होंने जोड़ा समाजवादी, यानी भारत एक समाजवादी देश है, सोशलिस्ट है, मैंने कहा समाजवादी में आपको बता चुका हूं। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी राज्य का कोई अपना पर्सनल धर्म नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में धर्म व्यक्तिगत विषय है, सार्वजनिक विषय नहीं है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी, उन्होंने कहा हम भारत की अखंडता को बनाए रखेंगे, इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो आपके सामने प्रश्न पूछा जाएगा कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए इस प्रस्तावना में? तो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा।
पूछा जाएगा प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, मात्र एक बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में, वो हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।